नमस्कार, स्वागत है आपका 5 की बात में। मैं हूं सिकता देव। दिल्ली में गांधी जयंती के दिन 5600 करोड़ की जो ड्रग्स बरामद हुई वो कहां से आई थी, इसका जवाब हैरान करने वाला है। इस ड्रग्स कारोबार के तार दुबई तक जुड़ रहे हैं और इसका कनेक्शन डी कंपनी तक जा रहा है। सूत्रों से हवाले से खबर आ रही है कि इस मामले में दुबई में रह रहे भारतीय वीरेंद्र बसोया का नाम इंटरनेशनल सिंडिकेट के मास्टरमाइंड के तौर पर आ रहा है। बीते साल पुणे पुलिस ने दिल्ली में छापेमारी कर जो 3000 करोड़ का ड्रग्स पकड़ा, उस ड्रग्स सिंडिकेट में भी वीरेंद्र बसोया का नाम सामने आया है। बसोया भारत में ड्रग्स मामले में गिरफ्तार भी हो चुका है। वीरेंद्र बसोया के डी कंपनी लिंक भी खंगाले अब जा रहे हैं। अभी तक इस मामले में 5 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने अमृतसर एयरपोर्ट से जितेंद्र पाल सिंह उर्फ जस्सी को भी गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि ये कोकेन देश के अलग अलग हिस्सों में सप्लाई करने की तैयारी में था। इस मामले के तार दुबई, ब्रिटेन, मुंबई और दिल्ली से जुड़े हैं। और मुकेश सिंह सेंगर इस वक्त हमारे साथ है। चलते सीधे हमारे सहयोगी के पास। मुकेश, इतनी बड़ी तादाद में ड्रग्स की बरामदगी, वो भी देश की राजधानी में, वाकई बहुत ज्यादा एक्टिव है ड्रग्स कार्टेल इस वक्त राजधानी में। देखिए, बिल्कुल इसको लेकर आज गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट किया है और ये मामला लगातार बड़ा होता जा रहा है, क्योंकि इसमें जो सबसे बड़ी बात जांच में निकलकर सामने आई है वो ये है कि इस पूरे सिंडिकेट का मास्टरमाइंड, जो ये पूरी ड्रग की कार्टेल आई थी, उसका मास्टरमाइंड जो है वो वीरेंद्र बसोया है, जो कि फिलहाल दुबई में है और उसके जरिए ही ये कार्टेल भेजी गई है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक वीरेंद्र बसोया और तुषार गोयल जो पकड़ा गया है दिल्ली से, वीरेंद्र बसोया का पुराना दोस्त है और वीरेंद्र बसोया ने ये ड्रग की कार्टेल, कोकीन की कार्टेल दिल्ली भेजी थी और एक ड्रग कार्टेल में करीब 3 करोड़ का जो कमीशन था वो तुषार गोयल को मिलता था। तुषार गोयल ने पूछताछ में खुलासा किया है। दरअसल जो वीरेंद्र बसोया है वो दिल्ली के पिलंजी गांव का रहने वाला है। बीते साल उसके बेटे की शादी नोएडा के एक विधायक की बेटी से हुई थी और उसके अगले ही दिन जो पुणे पुलिस है उसने उसके यहाँ छापेमारी की थी, लेकिन पुलिस के आने से पहले ही वो भाग गया था। और छापेमारी इसलिए हुई थी कि पुणे पुलिस ने दिल्ली के कोटला मुबारकपुर और हौज खास इलाके से कुछ गोदामों से करीब 3000 करोड़ की जो म्याऊ 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 है, यानी कि जो पार्टी ड्रग है, वो बरामद की थी और उस मामले में जो वीरेंद्र बसोया है वो आरोपी है। लेकिन तब से वो देश से भागा हुआ है और उसके बारे में जानकारी ये मिली है कि वो लंदन में रहता है, उसका परिवार लंदन में है और वहीं पर जो एक और आरोपी पकड़ा गया है जिसका नाम जितेंद्र पाल सिंह उर्फ जस्सी है, जिसको अमृतसर एयरपोर्ट से कल दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पकड़ा है। वो दरअसल अमृतसर से लंदन भागने की फिराक में था, क्योंकि वो लगातार जो वीरेंद्र बसोया है उसके संपर्क में रहता है और ये ड्रग कार्टेल आने के बाद बसोया के कहने पर ही वो इंडिया आया था और यहाँ पर कहाँ पर ड्रग जाना है, उसका पैसा कैसे पहुंचेगा, इसकी डीलिंग करने वो आया था, लेकिन जाने से पहले ही उसको गिरफ्तार कर लिया गया। जी, अब हमारे साथ यशवर्धन आज़ाद, पूर्व रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी जो फॉर्मर स्पेशल डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो के भी रह चुके हैं। स्वागत है आपका एनडीटीवी इंडिया में, यशवर्धन आज़ाद साहब। लेकिन सबसे पहला सवाल आपसे यही कि आप देश की राजधानी में जो परतें अब खुल रही हैं, चाहे वो गैंग वॉर हो या फिर ये ड्रग्स कार्टेल का इस तरह से एक्टिव होना, क्या राजधानी पहले ऐसी थी या फिर अब अभी आप बदलाव देख रहे हैं? देखिए, राजधानी में पहले भी ड्रग्स के हॉल तो हुआ करते थे। और भी शहर के अन्य भागों में कस्टम्स द्वारा एयरपोर्ट पे भी ड्रग्स पकड़े गए हैं और दिल्ली पुलिस ने महाराष्ट्र पुलिस के साथ पुणे में भी बहुत बड़ा ड्रग्स हॉल किया था। लेकिन हाँ, ये अवश्य सही है जो आप कह रही हैं कि राजधानी में इतने बड़े ड्रग्स का हॉल होना एक बहुत ही महत्वपूर्ण संकेत है इस चीज का कि भारतवर्ष भी अब एक सेंटर बन चुका है। जैसा कि एनसीबी डायरेक्टर जनरल ने कुछ साल पहले कहा था कि भारत शीघ्र ही लगता है कि एक बहुत बड़े रिसीवर, ड्रग्स के रिसीवर, स्टोरेज और डिसेमिनेशन सेंटर बनता जा रहा है। और अब ये लगता है कि इंटरनेशनल ड्रग्स कार्टेल ने भारत को अपने निशाने पर बिल्कुल रखा है, क्योंकि ये ड्रग जो है, मैंने सुना है कि ये कोलंबिया, साउथ अमेरिका का
ड्रग है, यूएई के मार्ग से आया है और इसमें वही वही बड़े ही परिचित लोग हैं, पहले भी इनके नाम आ चुके हैं। इसका मतलब कि ये एक बहुत ही जिसको हम कहते हैं व्यावसायिक रूप से बड़ा दक्ष है ये ग्रुप। और मुझे इस बात से थोड़ी हैरानियत हो रही है कि अभी जो ड्रग की जो स्थिति है इस देश में, अगर आप देखेंगी हम्म। कि ड्रोन से ड्रग्स फेंके जा रहे हैं पंजाब बॉर्डर पे, इसके साथ आर्म्स के साथ जम्मू कश्मीर में ये ड्रग्स की समस्या शुरू हो गई है। इसका मतलब ये कि जो खपत की बात हम करते हैं, कंजम्पशन की बात कहते हैं, जी। जब ये कार्टेल चाह रहा है कि ये प्लेजर ड्रग्स के रूप में ये इसका वितरण किया जाए, स्कूल और कॉलेजेस के बाहर ये ऐसा होता जा रहा है। गुड़गांव में ऐसे में हमने ऐसे केसेस देखे हैं। तो ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है और मैं समझता हूँ कि अब हमें एक पूरे भारतवर्ष में एक अभियान सा छेड़ना पड़ेगा ड्रग्स के खिलाफ, न कि सिर्फ एनफोर्समेंट के एरिया में, लेकिन रिहैबिलिटेशन के एरिया में भी, कंजम्पशन के खिलाफ भी, बच्चों को कहते हैं सिखाने के लिए, और हर तरह से हमें ये अभियान तेज करना पड़ेगा। जी, ऐसे में जवाबदेही की भी बात आती है यशवर्धन जी। आप कह रहे हैं कि खपत बढ़ी है और एक व्यवसाय का रूप ये पूरा कारोबार ले रहा है यहाँ पर, और देश की राजधानी में इस तरह से धरपकड़ होकर इतनी सारी बरामदगी, 5 करोड़ से ज़्यादा का ड्रग्स अब बरामद हो रहा है। तो ऐसे में जवाबदेही की जब बात होती है तो क्या लूप होल्स इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं जिसकी वजह से इस तरह का कारोबार यहाँ धीरे धीरे एक बार फिर फल फूल रहा है और इतनी बड़ी मात्रा में? देखिए, पहली बात तो ये कहूँगा कि नए नए तरीके अख्तियार किए जा रहे हैं और ये इंडिया की बात नहीं है, पूरे विश्व में ऐसा हो रहा है कि तरह तरह के नए तरह की चीज़ें आ रही हैं। बॉटल्स में ला रहे हैं, अखबारों के बीच में ला रहे हैं, एडवर्टीजमेंट कैंपेन्स के बीच में कुछ कुछ चीज़ें फंसाते हुए ला रहे हैं। और इसी प्रकार उनके जो गुर्गे हैं, जो उनके वितरण एजेंट्स हैं, वो भी इसी तरह का व्यापार कर रहे हैं स्कूल और कॉलेजेस के बाहर। और सबसे जो खतरनाक चीज़ है कि वो इसे प्लेजर ड्रग के रूप में धनी अमीर लोगों को बेच रहे हैं। अब इसमें हमें क्या करना चाहिए? गलती तो आपने सही कही कि गलती तो भाई हम मान सकते हैं कि उन एनफोर्समेंट अधिकारियों की है जो कि इतने सूक्ष्म तरीकों में नहीं जाकर उनको पकड़ नहीं सक रहे हैं, चाहे वो एयरपोर्ट से आए, चाहे वो रोड से आए, चाहे वो किसी तरह से आए। ये बात तो सही है, लेकिन दूसरी बात ये भी है कि एनफोर्समेंट अधिकारी, उनका भी रोल है, जो कि जिनका रोल है हर जगह छापा मारना। इसमें सबसे ज़्यादा रोल इंटेलिजेंस का भी होगा, बिकॉज जितनी ये पार्टीज हो रही हैं, इंटेलिजेंस को मालूम होना चाहिए कहाँ कहाँ पे ये जिसके क्या पार्टी, उसका एक रेव पार्टीज जिसे हम कहते हैं वो भी है। तो मेरे ख्याल से एक संयुक्त अभियान छेड़ना ज़रूरी होगा। इसमें एनजीओज को भी आना पड़ेगा, मीडिया को आना पड़ेगा, टीवी चैनल्स को आना पड़ेगा, तभी हम इसको रोक सकते हैं मेरे ख्याल से। जी, मेरे सहयोगी मुकेश भी हमारे साथ है। मुकेश, इस पूरे मामले के तार कहीं ना कहीं जानकारी जो आप बता रहे हैं वो डी कंपनी से जुड़ती दिखाई दे रही है, तो तफ्तीश के मामले में अभी कहां तक बात आगे बढ़ी है? देखिए, अभी तक 5 लोग इसमें गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें जो सबसे बड़ा चेहरा है वो तुषार गोयल जो दिल्ली में है। उसके पॉलिटिकल लिंक हैं, कई कांग्रेस के नेताओं के साथ फोटो आए हैं और इसको लेकर गृह मंत्री ने ट्वीट भी किया है। दूसरा जो सबसे बड़ा मास्टरमाइंड कहा जा रहा है, जो कि इंटरनेशनल ड्रग सिंडिकेट का मास्टरमाइंड है, वो वीरेंद्र बसोया है, दिल्ली का रहने वाला है। और ये कहा जा रहा है कि वो दुबई में उसने मिडिल ईस्ट कंट्रीज से ये सारी जो कोकीन है वो वहाँ से मंगाई थी और उसके बाद उसने ये कार्टेल इंडिया भेजा। तीसरा जो पूरा एक लिंक है वो लंदन का है, क्योंकि जो जितेंद्र पाल सिंह पकड़ा गया है वो वीरेंद्र बसोया का बेहद करीबी है और वीरेंद्र बसोया भी लंदन में रहता है और जिमी जो है वो भी लंदन में ही रहता है। और पुलिस के मुताबिक 17 साल से जो एक्यूज्ड है जिमी जो है वो लंदन में है और वहाँ पर उसको ग्रीन कार्ड मिला हुआ है। तो इस पूरे ड्रग कार्टेल के जो तार हैं वो अलग अलग देशों से जुड़ रहे हैं। मुंबई में कहाँ पर इसको सप्लाई होना था, क्योंकि मुंबई में भी बड़ी मात्रा में इसका हिस्सा जा रहा था। पूरे देश में कहाँ कहाँ सप्लाई होना था, क्या किसी बड़ी रेप पार्टीज में जाना था, क्या किसी कंसर्ट में जाना था, क्योंकि दिल्ली में भी एक काफ़ी बड़ा कंसर्ट होने वाला है और उसमें हज़ारों की संख्या में लोग आने वाले हैं। तो क्या वहाँ पर उसको सप्लाई होना था,
जी। इसको लेकर अभी जांच चल रही है। दूसरा जो पहलू है अंडरवर्ल्ड का और जो डी कंपनी का, क्या इस पूरे सिंडिकेट के तार डी कंपनी से जुड़े हुए हैं, इसको लेकर भी इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। जी। शुक्रिया इस अपडेट के लिए मुकेश आपका, और बहुत शुक्रिया यशवर्धन आज़ाद साहब आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। हम अब ले रहे हैं अब एक छोटा सा ब्रेक के बाद 5 की बात जारी रहेगी। और अब एक दूसरी अहम खबर। एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य के चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर पर सवाल उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप इस तरह से हस्तक्षेप करेंगे तो लोकतंत्र का क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट ने स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन के चुनाव पर लगा दी है रोक। सुप्रीम कोर्ट ने एलजी के आदेश पर आपत्ति जताते हुए कहा कि चुनाव कराने में इतनी जल्दबाजी क्यों की। अगर आप इस तरह के हस्तक्षेप करेंगे तो लोकतंत्र का क्या होगा। क्या एलजी के अधिकारों का प्रयोग वैध था। मेयर को स्टैंडिंग कमेटी के चुनावों की अध्यक्षता करनी चाहिए। एलजी को ये सारी शक्ति कहां से मिली। यहां विधायी शक्तियों में हस्तक्षेप के लिए नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने 2 सप्ताह के अंदर जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन के चुनाव पर रोक लगा दी है। और डॉक्टर आदिश सिंह अग्रवाल वरिष्ठ वकील और जगदीश ममगई पूर्व चेयरमैन एमसीडी के दोनों हमारे साथ हैं इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। शुरुआत आपसे करते हैं जगदीश जी। ये जो अहम सवाल आप सुप्रीम कोर्ट ने उठाया है कि अगर इस तरह से एलजी दखल देते रहेंगे तो फिर लोकतंत्र का क्या होगा। ऐसे में ये भी एक तस्वीर है कि जो आम आदमी पार्टी की जो सरकार है या आम आदमी पार्टी जो राजधानी में एक्टिव है वो और एलजी आमने सामने तमाम मुद्दों पर भी रहे हैं। दरअसल इसमें आम आदमी पार्टी और इसकी बात नहीं है। बात यह है कि एमसीडी जो है डीएमसी एक्ट 1957 से चलती है और डीएमसी एक्ट में स्पष्ट प्रावधान है। और डीएमसी एक्ट क्या एक लॉ ऑफ लैंड भी है कि पार्लियामेंट के सदन के अंदर जो है स्पीकर सुप्रीम है। इसी प्रकार विधानसभा में स्पीकर होता है और कॉरपोरेशन में मेयर सुप्रीम होता है। सदन के अंदर जो भी एक्टिविटी होगी या जो भी प्रोसीडिंग्स होगी उसको प्रेजाइड मेयर करेगा। मेयर की अनुमति से अगर वो उपलब्ध नहीं है तो डिप्टी मेयर करता है। लेकिन मेयर एक तरह से गार्जियन है हाउस का, और हाउस के अंदर जो भी फैसला होगा मेयर को करना है। अब ये आप देखिए कि एक अफसर को कमिश्नर ने, मतलब इतनी चमचागिरी भी किस बात की कि कमिश्नर ने एक्ट को ओवररूल करके एक अपने एडिशनल कमिश्नर को मेयर की कुर्सी पर बिठा दिया, जबकि मेयर खुद वोटर है उसमें। अब आप ये बताइए कि क्या मेयर सामने बैठेगी उसमें। और दूसरी बात ये है कि एक बेसिक फंडा उनको समझना चाहिए था कि जो भी एलजी को करना चाहिए था वो उस व्यक्ति से बात करनी चाहिए थी जो प्रेजाइड करने वाला है। उनको ये चाहिए था, अगर उनको बहुत ज्यादा ऐसी आफत आ रही थी कि 24 घंटे के अंदर ही चुनाव करवाने के लिए उनके मन में कोई उत्कंठा थी, तो उन्हें सबसे पहले मेयर से बात करनी चाहिए थी। मेयर से कहना चाहिए था बिटिया मैं चाहता हूं जल्द से जल्द चुनाव हो जाए ताकि मामला डिले ना हो। या फॉर्मल लेटर लिखते, मतलब आप जो हाउस जो अथॉरिटी है जो प्रेजाइड कर रहा है जिसने चुनाव कराना है उसको बाईपास करके आप सीधा कमिश्नर को कह रहे हैं कि तुम पैरेलल चुनाव करा दो, रात 10 बजे तक भी हो सकता है तो करा दो। व्हाट इज इट? हु इज कमिश्नर? हाउस के सदन के अंदर कमिश्नर इज इक्विवेलेंट टू सेक्रेटरी, ही इज नॉट द प्रेसिडेंट देयर, प्रेसिडेंट इज मेयर। तो एक तो ये है कि जल्दबाजी एक फैक्टर है। दूसरी फैक्टर ये है कि आप मनमाने तरीके से थोड़ी वो कर देंगे कि आप जब मर्जी। अच्छा, अश्विनी कुमार जो कमिश्नर है उन्होंने एलजी के कहने पर, एलजी की रात को लेटर आई और 12-13 घंटे या विद इन बिफोर 24 आवर उन्होंने चुनाव करा दिया। लेकिन ये तत्परता उनको तब नहीं दिखी जब राजेंद्र नगर में राव इंस्टीट्यूट के बेसमेंट में इलीगल हो रहा, बच्चे खतरे में है, इसकी 1 महीने पहले कंप्लेंट अश्विनी कुमार को की गई। वहां पर वो ठंडे रहे, कुछ नहीं रहे, 1 महीने तक कोई एक्शन नहीं किया, 3 बच्चे मर गए। वहां इतनी तत्परता दिखाते तो शायद जो है ये लगता कि ये भी इन्होंने व्यवस्था को ठीक करने के लिए किया होगा। लेकिन यहाँ तो सीधा स्पष्ट दिख रहा है कि चंडीगढ़ के पैटर्न पर बॉसेस को खुश करने के लिए। और एलजी जी
भी एक बड़े सीनियर आदमी है, एक बड़ी पोस्ट पे होल्ड करते हैं, तो आप ऐसा आपकी जगह अगर मान लो कल को एलजी सदन को एड्रेस करते हैं जी। और आम आदमी पार्टी सरकार ये कहे कि हाउस के प्रोसीडिंग पहले शुरुआत में एलजी एड्रेस नहीं जी। करेंगे, हम एलजी को मानते ही नहीं, तो क्यों नहीं मानते? वो एक प्रोटोकॉल है, एक व्यवस्था है, और आप व्यवस्था के खिलाफ इसी पर कैसे सख्त रवैया अपनाया है सुप्रीम कोर्ट ने, देश की सर्वोच्च अदालत ये ने। इस बहुत बीच अच्छा, तमाम सुप्रीम कोर्ट प्रतिक्रियाएं ने सही ममगई जी स्टैंड आ रही हैं, तमाम प्रतिक्रियाएं उनको भी सुन लेते हैं। दिल्ली सरकार की तरफ से इस मुद्दे पर अब प्रतिक्रिया आई है, आइए सुन लेते हैं कि क्या कहा गया। एलजी की डिक्टेटर शाही की वजह से इस बार भारतीय जनता पार्टी दिल्ली का चुनाव हारेगी। पहले भारतीय जनता पार्टी अपनी वजह से हारती थी, इस बार भारतीय जनता पार्टी अपने एलजी की वजह से दिल्ली का चुनाव हारेगी। और मैं उन्हें निमंत्रण दे रहा हूं, आपके पोस्टर बॉय है ना एलजी को आप बना दीजिए अपना मुख्यमंत्री उम्मीदवार, लड़िए एलजी के अधीन चुनाव। इस बार भारतीय जनता पार्टी डर क्यों रही है? इस बार भारतीय जनता पार्टी अपने एलजी विनय सक्सेना साहब को मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित कर दे और लड़े चुनाव, आए मैदान के अंदर। एलजी साहब वैसे भी अपना काम तो कर नहीं रहे हैं। हम सुन रहे थे दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज को, जिन्होंने इसे एक राजनीतिक रंग दिया है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट काफी सख्त है। आशीष भार्गव इस वक्त हमारे साथ हैं। आशीष, कोर्ट का सख्त रवैया है इस पूरे मामले को लेकर। जी बिल्कुल, देखिए अदालत ने बड़े सवाल उठाए, कहा कि एलजी किस अधिकार, किस नियम के तहत उनके पास ये शक्ति है कि वो इस तरह स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव करने के लिए कह सकते हैं। दूसरी बात उन्होंने ये कहा कि अगर एलजी इस तरह से दखल देंगे तो फिर जो लोकतंत्र है उसका क्या होगा, लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा, क्योंकि जो एक्ट कहता है उसके मुताबिक मेयर को अध्यक्षता करनी है ऐसे चुनाव की। एलजी का इनसे कोई लेना देना नहीं है, एलजी को दूर रहना चाहिए था। उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव कराने की इतनी जल्दबाजी क्या थी, ये भी हमें समझ में नहीं आया है। एलजी दफ्तर को नोटिस जारी किया है, 2 हफ्ते में के बाद इस मुद्दे पर सुनवाई होगी और काफ़ी अहम ये मुद्दा है। तो यहाँ पर शैली ओबरॉय जो मेयर हैं, उनकी तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी ने मुद्दा उठाया कि जितनी जल्दबाजी मेंबर सदस्य को चुनने में की गई, इतनी जल्दबाजी स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन को भी चुनने में वो कर सकते हैं, चुनाव के आदेश दे सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फिलहाल चेयरमैन का चुनाव नहीं होगा और 2 हफ्ते के बाद सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे पर सुनवाई करेगा। एलजी दफ्तर की तरफ से जवाब दाखिल किया जाएगा, बताएंगे कि उस किस अधिकार के तहत, किस शक्ति के तहत, कौन सा कानून, कौन से धारा उनको ये अनुमति देती है, शक्ति देती है कि वो स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य के चुनाव का आदेश दे सकते हैं। हालांकि एलजी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि इस याचिका पर सुनवाई नहीं होनी चाहिए और चुनाव याचिका दाखिल करनी चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस याचिका पर भी सुनवाई करेंगे, क्योंकि इस मुद्दे पर कई सवाल हैं और उन सवालों में ये है कि इतनी जल्दबाजी क्या थी, कौन सी शक्ति थी, कौन सा अधिकार था जिसके तहत सुप्रीम। ऐसे में डॉक्टर अग्रवाल, आप सुन रहे हैं इन तमाम मुद्दों को और बहस को, क्या एलजी ने ओवरस्टेप किया और किया तो किस उन पर जो कड़ी प्रतिक्रिया अदालत की तरफ से आई है वो बनती है? मेरे से पूछ रहे हैं जी जी। देखिए, एलजी ने बहुत ही गलत तरीके से, कोई उनको ये शक्ति नहीं है। शक्ति तब होती है कि अगर नॉर्मल कोर्स में जो ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के ये प्रॉपर काम नहीं कर रही हो, अगर उन्होंने इलेक्शन को बहुत आगे के लिए 2-3 महीने के लिए टाल दिया हो, इस केस में तो कोई हफ्ते 6 तारीख के लिए मीटिंग एडजर्न थी इलेक्शन के लिए। तो परंतु कुछ बार ये ऑफिसर्स ऐसे होते हैं, ये गवर्नमेंट का नुकसान करते हैं, ये सोचते हैं कि फायदा कर रहे हैं। ये गवर्नमेंट का, जो मोदी जी का या भारत की सरकार का, होम मिनिस्ट्री का, ये इस तरीके के इलीगल डिसीजन लेना, वो उनको ही नुकसान पहुंचाते हैं और ये सोचते हैं बेवकूफ़ी में कि मैं, वो हमारे से जो लीडर्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, वो बहुत राजी होंगे, हमारे को दूसरी तीसरी टर्म या और कहीं नौकरी दे देंगे। ये गलत फहमी में इस तरीके के करने से जो लीडर होते हैं, जो समझदार होते हैं, ये सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, मेरा ये मानना है कि किसी भी हालत में उन्होंने, एलजी ने भारत सरकार से इजाजत नहीं ली अपनी ज्यादा चमचागिरी दिखाने के लिए। ये बेवकूफाना काम किया। हमारे 2 सुप्रीम कोर्ट के जजेज ने ये बिल्कुल सही डिसीजन लिया
इस तरीके की ये बात कहनी कि जिसमें एक 24 घंटे का भी इलेक्शन का टाइम नहीं दे रहे हैं, ये मैं मानता हूं कि जो ये इंचार्ज जो शैली ओबराय ने अच्छा किया कि उन्होंने इनके जो इलीगल काम करने की जो कोशिश करी उसको बायकॉट कर दिया। जी परंतु जो जगदीश जी पूर्व चेयरमैन, उन्होंने ये जो कहा कि एलजी को जो कमिश्नर हैं उसको डायरेक्शन नहीं दे सकते, वो डायरेक्शन ये इनको शैली ओबराय को देनी थी, वो बिल्कुल गलत है। स्पीकर कह सकता है तो, क्योंकि इलेक्शन काम कराने का काम तो जो ये कमिश्नर होता है, जो हेड है एडमिनिस्ट्रेटिव, उसका काम है। चेयर करेंगी मैंने ये नहीं कहा, ये मैंने बात कहा भी सदन मेयर के अंदर चुनाव की प्रक्रिया में जिसमें मेयर प्रिजाइडिंग ऑफिसर हो उसमें वो कमिश्नर को नहीं दे सकते, उसमें मेयर को देनी चाहिए थी। मैंने बाकी केस में नहीं कहा, काम बाकी केस में करेगा, तो वो दे काम सकते जो हैं। करेगा, नोटिस मैं सिर्फ निकालेगा, सदन के इलेक्शन और का जो चुनाव नोटिफिकेशन प्रक्रिया है निकालेगा, उसके संदर्भ में इलेक्शन का कहा नोटिस कमिश्नर उनके जैसे अंडर है। चलिए हमारे जगदीश जी को सुन लेते हैं। डॉक्टर अग्रवाल जी, जगदीश जी। मैं ये कह रहा था कि मैंने सिर्फ ये कहा जो इलेक्शन प्रोसीडिंग्स है और चूंकि उसमें सदन के अंतर्गत होती है और सदन में मेयर की जिम्मेदारी होती है इलेक्शन की डेट और इलेक्शन का प्रोसेस और इलेक्शन करवाना, उस केस में वो कमिश्नर को डायरेक्शन नहीं दे सकते मेयर को बाईपास करके। एक बात। दूसरी बात कि एलजी कमिश्नर या अफसरों को तो उनके सर्विस उनके अंडर है, वो दे सकते हैं, लेकिन किसी भी मामले में अगर इस मामले में कोई कोताही भी हो रही थी तो 485, 486 और जिस 487 का ये रेफरेंस दे रहे हैं वो ये कहता है कि अगर कोई इनसे शिकायत भी है तो उसके पहले उनको अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी शो कॉज देकर कि भाई आप ऐसा कर रहे हैं तो ऐसा क्यों कर रहे हैं। और दूसरी बात कि अगर ये उनका ये कहना है कि ये कंटेम हो जाता है 1 महीने के अंदर चुनाव कराने के लिए कोर्ट में कहा था, तो कोर्ट ने क्या एलजी को ये जिम्मेदारी दी थी कि ये चुनाव आप देखें, अगर नहीं हो तो आप कराएं। कोर्ट ने मेयर को ये कहा, तो ये मेयर और कोर्ट के बीच का मामला है, कहां से आ गए इसमें। और एलजी अगर बीइंग एडमिनिस्ट्रेटर इतने उत्सुक हो गए इस चुनाव को 24 घंटे। दूसरा जो कैंडिडेट है, 2 कैंडिडेट नॉमिनेशन थे, एक कैंडिडेट से बात करके चुनाव कर लिया, उसके वोटर बुला लिया और चुनाव करा दिया। दूसरे कैंडिडेट से आप राय नहीं करोगे। इलेक्शन कमीशन का एक बेसिक लॉ भी है कि अगर कोई चुनाव पोस्टपोन हुआ है तो आप सभी कैंडिडेट्स को बुला के उनसे बात तो करोगे कि नहीं करोगे, कि एक कैंडिडेट के आधार पर आप सारे फैसले कर दोगे। सुप्रीम कोर्ट में जगदीश जी, तो सुप्रीम कोर्ट ने 2 सप्ताह का वक्त दिया है और जवाब मांगा है इस पूरे मामले पर एलजी से। सुप्रीम कोर्ट ने तब तक स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन के चुनाव पर रोक लगा दी। अब दोनों का बहुत शुक्रिया। देखना होगा कि किस तरह का जवाब दाखिल करते हैं एलजी अदालत में। अब आप दोनों का शुक्रिया इस चर्चा के लिए, और आशीष भार्गव आपका भी अपडेट के लिए शुक्रिया। इस बीच एक खबर आ रही है, दिल्ली के अधिकारी जब अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, उधर दिल्ली एनसीआर में ही टैंक में उतरने वाले मजदूर की मौत हो रही है। गुड़गांव के हंस एनक्लेव इलाके में अंडरग्राउंड वाटर टैंक में शटरिंग खोलने गए 3 मजदूरों के दम घुटने से मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि टैंक 8 महीने से बंद पड़ा था और उसमें गंदा पानी भरा हुआ था, जिसके कारण उसमें जहरीली गैस बन गई और यह हादसा हो गया। सूचना मिलते ही नाहरपुर रूपा चौकी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तीनों मजदूरों के शव कब्जे में लिए और पोस्टमार्टम के लिए उन्हें भेज दिया है। मृतकों की पहचान बिहार के रहने वाले मोहम्मद सगीर, राजकुमार और मोहम्मद समद के रूप में हुई है। फिलहाल मामले की जांच चल रही है। फोन किया था दूसरे वाले, जो ऐसे हो गया, फिर मैं साइड पे गया तो बिल्कुल बेहोश था, उठा गाड़ी वाड़ी में लाया। उसमें टैंक के अंदर गया, पता नहीं अंदर ही रह गया। उनका जांच होनी चाहिए, निकाले, जांच होनी चाहिए। पोस्टमार्टम पर पता चलेगा मैडम कि मतलब क्या है नहीं है, करंट लगा या गैस लगा, वो तो पोस्टमार्टम होने के बाद पता चलेगा जी। उसके ऊपर जो है सही कार्रवाई होनी चाहिए। और मदद, गरीब आदमी है, बेटी शादी करने वाला है, जबान दोनों के तीनों के पास है, तीनों के पास। वक्त अब एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद मध्य एशिया में बढ़ते तनाव पर अपडेट इस ब्रेक के बाद। और मध्य एशिया में छाए तनाव के बीच खबर आई है कि हिजबुल्लाह का एक और कमांडर मारा गया है। आईडीएफ के मुताबिक मोहम्मद राशिद सकाफी मारा गया है, जो हिजबुल्लाह का संचार प्रमुख था। आईडीएफ ने इस मौत की पुष्टि की है।
और इस हफ्ते 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास के हमले का 1 साल पूरा हो जाएगा। इस 1 साल में गाजा तबाह हो चुका है और युद्ध की दिशा फिलहाल ईरान, इजराइल और तेहरान की ओर मुड़ चुकी है। आज ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई ने जुमे की नमाज के वक्त मुस्लिम दुनिया को एकजुट होने का आह्वान किया और इजराइल पर हमले को बिल्कुल सही ठहराया। उधर इजराइल लगातार बेरूत पर हमले कर रहा है, वो ईरान पर हमले की भी बात कर रहा है, लेकिन इसके लिए वो मौके और जगह अलग से चुनेगा। लेकिन इस युद्ध में सबसे ज्यादा पिस रहे हैं लेबनान के नागरिक, जिन पर लगातार हमले हो रहे हैं, इसलिए कि हिजबुल्लाह ने वहां अपना ठिकाना बना रखा है। और आज ईरान के सुप्रीम नेता आयतुल्लाह खामनेई ने तेहरान की ग्रैंड मस्जिद में जुमे की नमाज के दौरान दुनिया भर के मुसलमानों से एकजुट होने और कुरान के बताए रास्ते पर चलने की अपील की है। खामनेई ने कहा कि ईरान ने इजराइल को जवाब दिया है और आगे भी जवाब दिया जाएगा। खामनेई ने कहा कि इस्लाम कि ये दुश्मन फिलिस्तीन, यमन, लेबनान हर जगह के मुसलमानों के दुश्मन हैं। खामनेई का ग्रैंड मस्जिद से ये संबोधन इसलिए भी खास है क्योंकि करीब 5 साल बाद यहाँ आकर उन्होंने नमाज पढ़ाई और अपनी बात रखी। इससे पहले जनवरी 2020 में वह मस्जिद में जुमे की नमाज पढ़ने के लिए आए थे। خیلی ممنون، خیلی متشکر. بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین. और इस बीच इजराइल ने लेबनान की राजधानी बेरूत में फिर हमला किया है। बेरूत के दक्षिणी इलाके में धमाके की आवाज़ सुनी गई है। जहां धमाका हुआ वो एयरपोर्ट के पास का इलाका है और ये हिजबुल्लाह का मजबूत गढ़ है। ये हमला हिजबुल्लाह के कमांडर हाशिम सैफुद्दीन को टारगेट करके किया गया। इससे पहले इजरायली सेना ने इस इलाके की 2 इमारतों से लोगों को बाहर निकल जाने को कहा था। लेबनान की ओर से कहा गया कि इस हमले में उनके 2 सैनिक मारे गए हैं। इजराइल इस इलाके में हिजबुल्लाह के खिलाफ ज़मीनी कार्रवाई कर रहा है और इजराइल की सेना ने दक्षिणी लेबनान में आम लोगों को कई गांव खाली करने का भी आदेश दिया है। उधर इजराइल ने वेस्ट बैंक में हमास के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की है। इस हमले में 18 लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है। और इन सभी घटनाक्रम के बीच हमारे सहयोगी राजीव रंजन ने वायुसेना प्रमुख एपी सिंह से पूछा कि क्या भारतीय सेना के पास भी इजराइल जैसे प्रिसीजन स्ट्राइक करने की क्षमता है। इसका जवाब वायुसेना प्रमुख ने अपने ही अंदाज में दिया। सर, राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। मेरा सवाल है कि जिस तरह से इजराइल ने अपने दुश्मन लेबनान में जो हिजबुल्लाह के थे ठिकानों पर या उसके चीफ को मार गिराया मिसाइल के जरिए, क्या भारतीय वायुसेना के पास भी इस तरह क्षमता है जो हमारे आसपास कई सारे एनिमी हैं जिसको मार गिरा सकते हैं? तो कुछ है तो ज़रा प्लीज़ डिटेल में बताइए सर। तो क्षमता है या नहीं आपको पता होना चाहिए। हमने कर दिया है ऑलरेडी। बालाकोट में क्या हुआ था, सो सब कुछ एग्जैक्टली सेम वाज डन। सो पॉजिटिवली है क्षमता। अब कहाँ किसको मार सकते हैं वो नहीं बताऊंगा मैं आपको। उधर लेबनान ये कहता रहा है कि वो युद्ध नहीं चाहता, हालांकि सबसे ज़्यादा चोट उसे ही लगी है। लेबनान के राजदूत डॉक्टर राबेन नार्शे से बात की है हमारे सहयोगियों उमर शंकर सिंह और कादमनी शर्मा ने। भारत, आपने कहा विदेश मंत्रालय में आपने मुलाकात की और भारत से भी उम्मीदें हैं। क्या उम्मीद है? My last question to you is that you said you met the officials from Ministry of External Affairs and India has been urging for peace, but do you expect any more active intervention from India? We're always hoping for more, of course. I mean, we do, and this was my call to my Indian friends and our friendly Indian government that we want them to put more pressure on Netanyahu, on the Israeli government, to stop this crazy campaign, crazy war. Yes, we do. But here I seize this opportunity to extend
my thanks, and the government of Lebanon thanks to the government of India and to the people of India for all the support they show for our cause, because I know that there is aggressive campaign, media campaign particularly, and propaganda from the Israeli side against the Palestinian, against the Lebanese, against the Arab, showing that Israel is the angel, that they love democracy and they are the only democracy in the Middle East, while the common Indian know what's the meaning of occupation and knows what's the meaning of resisting the occupation. So that's why, I mean, we may not have the financial means that they have, and they they control some media, the world media, and they have the support of the US and the West. But we are stronger because we have on our side the right. So we are on the right side of the history, and we know that the common Indian knows that it is our cause that's right, and we will win at the end of the day. Hello, Moto. मोटोरोला, भारत का सबसे अच्छा 5G स्मार्टफोन ब्रांड। और अब मोटोरोला ट्वीट ऑफ द डे। ट्वीट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। उन्होंने कहा है कि नवरात्रि के दूसरे दिन समस्त देशवासियों की ओर से मां ब्रह्मचारिणी को मेरा विशेष नमन। मां से विनती है कि अपने भक्तों को हर चुनौती का सामना करने की शक्ति प्रदान करें। नमस्कार, 5 की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। आज से भारतीय महिला क्रिकेट टीम का T20 का वर्ल्ड कप का अभियान शुरू हो रहा है। भारत आज अपना पहला मुकाबला न्यूजीलैंड से खेलने वाली है। भारत के लिए जीत के अभियान की शुरुआत करना अहम है, क्योंकि भारत के अलावा इस ग्रुप में ऑस्ट्रेलिया भी है, पाकिस्तान और श्रीलंका जैसी टीमें भी है। पाकिस्तान जो है वो श्रीलंका को कल हरा चुकी है। अब तक भारत और न्यूजीलैंड ने आमने सामने 13 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से केवल 4 मुकाबले भारत जीतने में सफल रहा है, जबकि न्यूजीलैंड ने 9 मुकाबले अपने नाम किए हैं। तो इस पर चर्चा करने के लिए ये जो है ये हम आपको बताते हैं कि ये जो इंडिया के मैचेज हैं वो आज भारत बनाम न्यूजीलैंड है, और 6 तारीख को यानी संडे को भारत बनाम पाकिस्तान है। उसके बाद आने वाले दिनों में भारत के मैच श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया से भी है। तो हमारे साथ जुड़ गए हैं बिमल मोहन हैं हमारे साथ एक विशेष मेहमान भी जो हैं वो दुबई से जुड़े हैं, जो कि हर जगह जाते हैं दुनिया भर में मैच देखने के लिए। वैशाली भी हमारे साथ जुड़ी हैं। बिमल, सबसे पहले हम आपसे शुरुआत करते हैं। आप बताएं, भारतीय टीम के लिए कितनी बड़ी चुनौती है न्यूजीलैंड? देखिए, पहला मुकाबला है, चुनौती तो है, और जो टीम के कोच है उन्होंने कहा है कि टीम में कुछ खास चेंजेस हैं, जैसे कि हरमनप्रीत को नंबर 3 पे ला रहे हैं, और इसको लेके बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि 3 नंबर पे उनका जो एवरेज है बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन अमोल मजुमदार जो है, इस एक तो लो बाउंस वाली पिच होगी यहाँ पे जितना पूरा टूर्नामेंट होगा, और जो टीम में करीब 5-6 ऑलराउंडर हैं जो गेंदबाजी करेंगे, तो टीम को एक तरह मल्टीपल रोल के लिए दिया गया है, और टीम अभी बहुत अच्छे मोड में है टूर्नामेंट जीतने के लिए। लेकिन जो 2 सबसे बड़ा चैलेंज मुझे लग रहा है बाबा, वो एक ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका, क्योंकि श्रीलंका से आपने एशिया कप में जो हार हुई है उसकी टीज जरूर होगी, और उसका एक फियर फैक्टर जब आप मैदान पे उतरेंगे उससे पहले जरूर होगा। मैदान पे बेशक वो बात बदले, और आपका जो टूर्नामेंट की शुरुआत होती है तो वो देखने वाली बात होगी। जो टूर्नामेंट में अब तक जो हिस्ट्री रही है उसके हिसाब से ऑस्ट्रेलिया हमेशा से आपके लिए एक चैलेंज है। ऑस्ट्रेलिया सबसे ज्यादा T20 वर्ल्ड कप जीती है। महिला की टीम काफी पास पहुंची है, फाइनल तक पहुंची है, सेमीफाइनल में कई बार जीती है। ये मेरे ख्याल से सबसे अच्छा मौका है, जब आपने हाल के दिनों में कई सारे रिकॉर्ड बनाए हैं। स्मृति मंदाना है, कई सारे बॉलर्स है, स्पिनर्स है आपके पास, और ये जो पिच है बांग्लादेश से यहाँ पे आई है, वहां पे वो आपको सूट कर रही है। तो मेरे ख्याल से ये टीम के लिए बहुत अच्छा चांस है, एक स्टार्ट अच्छा मिलना चाहिए। जी वैशाली, आपके पास आता हूँ। ये जो कल का जो मैच मैंने देखा, जो कि पाकिस्तान ने हराया श्रीलंका को, मुझे लगा कि ये पिच पे पेस ही नहीं है, स्पिनर का ही बोलबाला रहने वाला है। यूएई के अंदर ये पिच की खासियत है कि ये वाली जो पिच है ना जिसपे कल मैच हुए हैं, वो स्पिन
स्पिनर के लिए है और बाउंस भी हो रहा है इस पिच के अंदर। और यही नहीं, बैट्समैन भी बहुत अच्छा स्कोर करेगा इस पिच पे। लेकिन कल तो जो देखा कि श्रीलंका की पारी तो एकदम भरभरा गई। कहा जाता है कि इंडिया में सबसे ज्यादा स्पिनर मिलते हैं और सबसे ज्यादा स्पिनर्स को खेलने का तरीका इंडिया वालों को ही पता होता है किस तरीके से खेलते हैं। तो आज के मैच में देखना आप जरूर, हम सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्कोर बनाएंगे। तो किसके किसके उम्मीद है कि कौन चलेगा आज बैटिंग में? आज मुझे चलने की, सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि स्मृति मंदाना और शेफाली को सबसे पहले ओपन जब वो आते हैं तो उनका चलना बहुत जरूरी है टीम के लिए। और उसके बाद जैमिमा, हरमनप्रीत कौर आती हैं तो उनका भी चलना उतना ही जरूरी है। लेकिन हर दिन हर बैट्समैन नहीं चलता, लेकिन बाकी जितने बैट्समैन, अगर एक बैट्समैन नहीं चलता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बाकी जितने भी बैट्समैन उनका चलना बहुत जरूरी है। ऐसे ही हमारे स्पिनर्स के लिए भी, क्योंकि हमारे पास ऑलराउंडर भी बहुत अच्छे हैं जो बॉल भी अच्छा डालते हैं तो उसके साथ बल्लेबाजी भी बहुत अच्छी करते हैं वो। अच्छा, आप दोनों बने रहिए। विमल हमारे साथ एक कमाल के फैन है जो दुनिया भर में क्रिकेट देखते हैं, शांति प्रिया गोयल जी। आप पहुंच गए हैं दुबई। अब मुझे याद है आप ने एशिया कप में भी थे आप श्रीलंका में, शायद मुझे याद है जब महिलाओं का एशिया कप श्रीलंका ने भारत को हरा दिया था। अब वहां बताइए क्या मौसम है, क्या हालात है, मैच का कितना मजा उठाने वाले हैं, कितना उत्साह है? देखो, उत्साह तो पूरा है। मैं दिल्ली से ट्रैवल करके यूएई आया हूँ तो सिर्फ मैच देखने के लिए आया हूँ। माहौल थोड़ा सा कह सकते हैं गर्म है, ह्यूमिडिटी है। अगर आप देख पाए पीछे तो मैं बिल्कुल स्टेडियम के पीछे खड़ा हूँ। यहाँ पर मेरे पीछे ही अगर देखेंगे राइट साइड में, जब ये दिखा नहीं सकता हूँ, बिल्डिंग आ रही है, तो आई एम जस्ट स्टैंडिंग बिहाइंड द क्रिकेट स्टेडियम। तो यहाँ का जो अभी माहौल है वो थोड़ा सा गर्म है, थोड़ी ह्यूमिडिटी है। हाँ, जैसा बाकी सब लोग बोल रहे हैं कि स्पिनर पिच थोड़ी सी है, स्पिनर पिच रहने वाली है। कल का मैच भी लो स्कोरिंग था, अभी भी आज का देखेंगे तो आज का मैच भी थोड़ा सा लो स्कोरिंग रहा है। लेकिन हाँ, ये बात पक्की है कि कोई भी एक बंदा चलेगा तो मैच अपने पास है। तो शेफाली है, स्मृति है, हरप्रीत है, तो ये सब लोगों में से इन सबके अंदर वो है कि एक मैच को जिताने वाली पारी खेल सकते हैं, निकाल सकते हैं मैच को कभी भी। और रही बात श्रीलंका की, तो श्रीलंका में हम बहुत अच्छा खेले। एशिया कप में हम ऑलमोस्ट जीत की कगार पे थे। 1-2 ओवर पहले मैच हारे, वो भी अगर आपको याद हो, आपने देखा हो, तो लास्ट में थोड़ी सी मिसफील्डिंग हुई, एक मिस कैच हो गए, वो एक था। एक प्लस क्या था कि 95%, मैं तो उस क्राउड में बैठा हुआ था, 95% श्रीलंका था, 5% इंडियन थे, तो क्राउड प्रेशर भी बहुत ज्यादा था उस साइड। तो यहाँ वो रहने वाला नहीं है। यहाँ हम यहाँ पर सपोर्ट करने के लिए पूरे बैठे हुए हैं। तो इंडिया को इस बार वर्ल्ड कप जिता के ही लाएंगे, जैसे अपना T20 बारबाडोस से जिताया था। चलिए, आप इंडिया को जिताइए। आपकी दाढ़ी भी आपने पेंट करी है 3 रंगों में, ये शांति प्रिया जी अपनी दाढ़ी पेंट करते हैं। विमल, आपके पास आता हूं। जो बात गोयल साहब ने कही, कल भी ह्यूमिडिटी अधिक थी। जब मैच शुरू हुआ था शाम में तब भी 38 डिग्री था। ये भी एक चैलेंज है खिलाड़ियों के लिए। बिल्कुल बाबा, वहाँ पे मेरे जो दोस्त हैं, जो जर्नलिस्ट वगैरह हैं, उनसे बातचीत हो रही थी। ये एक चैलेंज जरूर है, लेकिन आप इंडिया के लिए ह्यूमिडिटी या हॉट जो है, एक तरह से देखिए तो आप एडवांटेज में जाता। आप चेन्नई में जो हमने मैच जीता था, जिसमें शेफाली ने टेस्ट में जो शानदार रिकॉर्ड बनाया था, आप देखिए ज्यादातर जहाँ पे ह्यूमिडिटी होगी, जहाँ पे हॉट रहेगा वेदर, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन वो भारत के फेवर में जाता है। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि ये जो है ये बहुत ज्यादा, ये बड़ा फैक्टर हमारे से ज्यादा दूसरी टीम के लिए हो सकता है। इसलिए ये हमारे लिए एक अच्छा, इसको लेकर बहुत ज्यादा सवाल नहीं है। हमारा जो एक मिडिल ऑर्डर या लोअर मिडिल ऑर्डर तक अगर हमारी जो बैटिंग है, ऋचा घोष तक अगर हमारी बैटिंग होती है, बीच में कई सारे जमायमा जैसे ऑलराउंडर्स है, तो इसलिए हमारे पास ये जो इस बार जो है आमरी काफी है, लोग काफी धारदार प्लेयर हैं। और जो अमोल मजुमदार है, सीजन कोच है, आप अपने प्लेइंग डेज से इस टीम को उन्होंने संभाला है, प्लेइंग डेज से उनको सब कोई जानते हैं, तो इस टीम को संभाला है। इस बार उम्मीद जरूर की जा रही है कि भारतीय टीम जो आगे बढ़ेगी। चलिए, एक लास्ट कमेंट लूंगा, वैशाली के पास जाएंगे। वैशाली, आंकड़े जो हैं वो न्यूजीलैंड के फेवर में, 9 मैच वो जीत चुकी है, हम 4 ही जीते हैं उनके खिलाफ। क्या आज ये बदल देगी इंडियन टीम? बिल्कुल बदलेगी। हिस्ट्री होती ही बदलने के लिए है और ये काबिलियत हमारी भारतीय टीम के अंदर बखूबी है। और मुझे लगता है कि आज का मैच बहुत ही आउटस्टैंडिंग होने वाला है और बैट्समैन बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हैं और हम बहुत ही अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। और मुझे इतना भरोसा है अपनी इंडियन टीम पे, क्योंकि हमारी टीम एक पैक्ड भी है, इसमें एक्सपीरियंस और हमारे यंग्स, ये जो मिक्सचर है ना, ये हर किसी टीम के पास नहीं है इस वर्ल्ड कप के अंदर। बहुत अच्छा। तो आप
तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। गोयल साहब जो कि दुबई से जुड़े थे, वैशाली आपका और विमल आपका। तो आज इतना ही। उम्मीद करते हैं कि भारत जो है इस बार जो एक विनिंग स्ट्रीक है न्यूजीलैंड की, उसको वर्ल्ड कप में तोड़ेगा और भारत ये मैच जीतकर अपनी शुरुआत अच्छी करेगा। वक्त है ब्रेक का।